तो आज शुरू कर रहे हैं हम पोएम पढ़ना। तो आपके सिलेबस की जो पहली पोएम है द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है नेचर पोइट्री के लिए। नेचर पोइट्री मतलब जिसने नेचर को अपनी पोइट्री में जगह दी है और नेचर से ही उसने इंस्पिरेशन ली है और एक अक्स भी खींचा है चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल थिंग्स मतलब एक इमेजिनेशन एक इसकी चलती रही नेचुरल थिंग्स पर, और ये इस डिस्क्रिप्शंस देता रहा नेचर और नेचुरल थिंग्स के बारे में। द डैफोडिल्स भी नेचुरल थिंग है, जैसे कि जानते हैं आप, फूल का नाम है, एक फूल का नाम है द डैफोडिल। डैफोडिल आमतौर से पाया जाता है, कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जैसे यहाँ इसने कहा झील के किनारे इसको काफी फूल मिले, तो डैफोडिल्स के फूल इन एबंडेंस भी पाए जाते हैं, अलग अलग से भी देखा गया है इनको कई जगह पर। नरगिस के फूल के बारे में आपने सुना होगा और देखे भी होंगे आपने। डैफोडिल्स होते हैं नरगिस के फूल, देखे होंगे आपने। नीचे से बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर स्टेम जब निकल के आता है तो उसके पत्ते जो होते हैं थोड़े चौड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, लंबे किस्म के, और ऊपर से फूल इस तरह से होता है कि कटोरा जैसा होता है वो, जो कि गोल्डन कलर का होता है, और उसके बाहर जो दूसरे पेटल्स होते हैं वाइट होते हैं या येलोविश वाइट होते हैं। तो ये है इसकी डिस्क्रिप्शन डैफोडिल की। इसके बारे में, इस डैफोडिल के बारे में कई कहानियां भी हैं। इसको ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि ये एक उस नौजवान के मतलब उसको चेंज करने से पैदा हो गई है, जिसका नाम है नरसिसस, जो अपने ही आप से आशिक हो गया, इतना खूबसूरत था कि खुद से पर आशिक हो गया और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो उसके साथ एक गॉडेस को भी जोड़ दिया जाता है। किस तरह से इसको रिवर स्टिक्स के किनारे फिर फूल की शक्ल में डाल दिया गया, बहुत एक मिथ है, एक माइथोलॉजिकल कहानी है। तो ये इसीलिए मतलब इस फूल को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, और साइंटिफिक इसका नाम है नर्सिसस, सीडो नर्सिसस। तो चूंकि हम यहाँ पोइट्री पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये कहना यहाँ जरूरी होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ चूंकि नेचर पोइट्री लिखते थे, तो इसने भी इन फूलों से एक इंस्पिरेशन ली है, एक किस्म का मूड में चेंज इसके हो जाता है, जो पोएम में हम पढ़ के आ जाएंगे, अल्टीमेटली ध्यान देंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पोएम बहुत अहम है। एक तो पहली पोएम है, दूसरी बहुत ही खूबसूरत किस्म का इनका रेंडरिंग का तरीका है। खास करके इसमें पढ़ेंगे बहुत ही मेलोडियस किस्म की, बहुत ही एक किस्म का म्यूजिक है वर्ड्स के जोड़ने में, और राइम्स स्कीम भी बड़ी परफेक्ट किस्म की, बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज में इसको राइम किया गया है। शेक्सपियर, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको राइम किया है, और नेचर का जो अपना म्यूजिक है, साथ में जो पोएम का इसने म्यूजिक डाल दिया है, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक पोएम वजूद में आ गई है। तो अब पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. जैसे कि आपको पढ़ने से ही अंदाजा लगा होगा कि किस तरह से राइम करती है इसकी लाइंस। I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो देखो जो पहली लाइन है उसकी उसकी आवाज जो मैच करती है तीसरी लाइन के साथ।
पहली लाइन के एंड में है क्लाउड और तीसरी लाइन के एंड में है क्राउड। तो आवाजें मैच हो रही हैं क्लाउड क्राउड। और देखो दूसरी लाइन में जो आवाज है, दैट क्लाउड्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। मतलब दूसरी लाइन की आवाज जो मैच होती है वो चौथी लाइन के साथ है। दैट फ्लाउट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, हिल्स इसके एंड पे है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स चौथी लाइन के एंड पे है, हिल्स डैफोडिल्स, तो आवाज मैच कर रही है। तो कहने का मतलब पहली लाइन मैच कर रही है तीसरी लाइन के साथ, दूसरी लाइन मैच कर रही है चौथी लाइन के साथ। तो राइम स्कीम अब इस तरह से बनती है, अगर पहली लाइन को हम कहें ए तो दूसरी लाइन बी आती है, तीसरी लाइन फिर ए है क्योंकि तीसरी लाइन की आवाज मैच होती है पहली लाइन के साथ। तो पहली लाइन अगर ए है तो तीसरी लाइन भी ए बन जाएगी। और चौथी लाइन बी कहलाएगी क्योंकि चौथी लाइन की आवाज दूसरी लाइन के साथ मैच करती है। तो राइम स्कीम पहली चार लाइनों की है ए बी। और पांचवी लाइन जो है वो है बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो मतलब पांचवी लाइन और छठी लाइन मैच कर रही है आपस में, आवाज उनकी मैच हो रही है। तो पांचवी लाइन अगर हम सी नाम देंगे इसको तो छठी लाइन भी सी हो जाएगी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो इस तरह से राइम स्कीम जो इस पहले स्टंजा की जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, इस पोएम के द डैफोडिल्स पोएम के जो राइम स्कीम बनती है वो बनती है ए बी सी सी, ए बी सी, ये है इसकी राइम स्कीम। तो अब इसके जरा मीनिंग पर, इसकी सेंस पर गौर करते हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग पर गौर करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लाउट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। कहता है मैं वंडर लोनली कर रहा था जैसे एक क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह, दैट फ्लाउट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि फ्लाउट करता है हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर वेल्स और हिल्स के, यानी कि वादियों और पहाड़ियों के ऊपर जो बादल फ्लोट करता रहता है, इसी तरह से मैं भी वंडर कर रहा था अकेला, जैसे बादल आवारा फिरता रहता, उस आवारापन में मैं भी उसी तरह बादल की तरह आवारा फिर रहा था। When all at once I saw a crowd, जब अचानक से मैंने एक क्राउड देखी, मैंने एक भीड़ देखी, मैंने एक मजमुआ देखा। क्राउड देखी, क्राउड मतलब मजमुआ, जमगठा, ग्रुप किसका, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट मतलब ग्रुप, अब गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरे डैफोडिल्स का मैंने एक होस्ट देखा, गोल्डन डैफोडिल्स का, खूबसूरत डैफोडिल्स का। गोल्डन दोनों सेंस में, खूबसूरती के सेंस में भी गोल्डन कहा जाएगा, और इनका कलर भी होता है, इनका जो बीच वाला कटोरा वो गोल्डन रंग का होता है, तो उससे भी सेंस है, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो मैं आवारा फिर रहा था जैसे कि एक बादल होता है आवारा फिरता, वो भी पहाड़ियों के ऊपर से, वादियों के ऊपर से, इसी तरह से मैं भी फिर रहा था। जबकि अचानक फिर मैंने देखा एक बहुत बड़ा ग्रोह, एक बहुत बड़ा मजमुआ गोल्डन डैफोडिल्स का, खूबसूरत डैफोडिल के फूलों का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। बिसाइड द लेक, लेक के बिसाइड, लेक के किनारे किनारे, बीनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, फ्लटर कर रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रीज में, यानी कि चलती हुई हवा को ब्रीज कहा जाता है। तो इस हवा से वो हिल रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे, झूम रहे थे, मस्त हो रहे थे। यही डेफोडिल्स के फूल लेक के नीचे, झील के नीचे, और झील के किनारे किनारे और दरख्तों के नीचे, यानी कि झील के किनारे किनारे दरख्त थे, उनके दरख्तों के नीचे डेफोडिल्स के फूल थे, वो खिले हुए थे और झूम रहे थे। तो यहाँ थोड़ा सा अंदाजा दे दूं मैं, ये जो पोइटिक डिवाइसेस का यूज है, कई किस्म के डिवाइसेस पोइट्स यूज करते हैं, जैसे मेटाफर है, सिमली है, तो इस पोएम में भी इस तरह से यूज किया गया, कई किस्म के डिवाइसेस पोइट्स यूज करते हैं। बल्कि हम
जो हमारा रेगुलर डिस्कोर्स है, रेगुलर जो हम बोलचाल करते हैं दूसरे के साथ, किसी भी आदमी के साथ, तो कभी भी बात करने में हम बिल्कुल प्लेन किस्म की लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें उमूमन हम मेटाफर्स और सिमिलीज का यूज करते हैं। ये कहे जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगर्स ऑफ थॉट्स भी इनको कहा जाता है। तो चंद पोइटिक डिवाइसेस पे हमने नज़र रखनी है, जैसे कि अभी मैंने बताया मेटाफर किसको बोलते हैं, इस पे नज़र रखनी है, सिम्बली किसको बोलते हैं, इस पे नज़र रखनी है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, सिंबल्स कैसे यूज़ किया जाते हैं। इस तरह से ये जो मुख्तलिफ किस्म की इमेजरी होती है उस पे हमने थोड़ा ध्यान देना है। फैंसी इमेजिनेशन वगैरह वगैरह जितने भी ये पोइट्स हैं, तो ये हमारे मतलब जो हमारा जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, इनको इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक मीनिंग को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो ये पोइट्री की खास खूबी है कि ज़बान को खूबसूरत बना दिया जाता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा नज़र रखेंगे ये सिमिलीज पर और मेटाफर्स पर। अभी हमने पढ़ा, जैसे इसने कहा आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड, एज अ क्लाउड जो है सिमिली के तौर पर यूज हुआ है। और that floats high over vales and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो एक तरह से ये बताया पोइट ने कि ये झूम रहे थे, मस्त हो रहे थे। तो इससे साफ अंदाजा है कि ये जैसे कि ये लिविंग हो, मस्त हो रहे हैं, डांस कर रहे थे। तो ये एक तरह की पर्सोनिफिकेशन है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, या ट्रीज और प्लांट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। यहाँ तो प्लांट्स को दिया है ह्यूमन एट्रीब्यूट, ऐसे कि जैसे प्लांट्स जो हैं, ये डेफोडिल्स बहुत मस्त हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। वैसे पर्सोनिफिकेशन भी एक मेटाफर की किस्म है। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margins of the way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो इसकी भी राइम स्कीम वही है, ए बी सी सी, शाइन लाइन, वे ग्लांस डांस। तो अब मैं हर स्टेंजा के लिए बात नहीं करूंगा क्योंकि हर स्टेंजा की यही राइम स्कीम है। कह रहा है, पोइट कह रहा है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ये डैफोडिल्स बिल्कुल कंटिन्यूस थे, जैसे स्टार्स शाइन करते हैं, जैसे स्टार्स तारे हमें दिखते हैं आसमान में, मिल्की वे में शाइन करते हुए, ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए, जैसे वो दिखते हैं हमें, इसी तरह से ये डैफोडिल्स भी लगातार थे, जहां तक नजर जाती थी वहां तक। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो स्ट्रेच कर रहे, फैले हुए थे इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली लाइन में, ना खत्म होने वाली लाइन में वो स्ट्रेच कर रहे थे। मतलब वो बिल्कुल कंटिन्यूअस थे, कोई उनमें ऐसी कोई मतलब वो ताहद नज़र बिल्कुल डेफोडिल्स थे। और ये कहाँ स्ट्रेच थे? अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ अ बे, बे के मार्जिन में। पीछे ऊपर लेक का वर्ड आया, यहाँ बे का वर्ड आया, लेकिन सेंस दोनों की एक ही है। बे के किनारे किनारे, यानी ये वो झील जो है उसके किनारे किनारे, लेक के किनारे किनारे। जैसे बे होती है समंदर जो किसी सरहद से लगा होता है, कोस्टल जो सी कहलाता है उसको बे कहते हैं। यहाँ हम ऊपर लेक के लिए ही वर्ड को यूज कर रहे हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 मैंने देखे एक ग्लांस में, 10,000 मैंने एक नज़र में देखे। पोइट कहता है एक ही नज़र में मैंने देखे 10,000। ये 10,000 से मतलब 10,000 नहीं है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स। 10,000 से मतलब है थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स। कहने का मतलब इसमें के हजारों, 10,000। तो कई मैंने देखे, 10,000 मैंने देखे, हजारों मैंने देखे
एक ही नज़र में, एक ग्लांस में ही, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो टॉस कर रहे थे अपने हेड्स को, अपने सरों को झुमा रहे थे, टॉस कर रहे थे, इधर उधर अपने सर को हिलाना, ऊपर नीचे करना, इसको कहा जाता है टॉस करना। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और अपने हेड्स को टॉस कर रहे थे, अपने सर इनके झूम रहे थे, किसमें? स्प्राइटली डांस में। स्प्राइटली मतलब लिविंग, लिविंग यानी जानदार, जानदार, जानदार जिसमें जोश हो, जज्बा हो, जानदार डांस में ये अपने सरों को हिला रहे थे। ऊपर भी हमने पढ़ा कि इसने कहा फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब यहाँ फिर पढ़ रहे हैं हम ये अपना हेड्स जो हेड जो डांस में, स्प्राइटली डांस में टॉस कर रहे थे। तो मतलब डांस की सेंस यहाँ भी आ रही है। ऊपर मैंने कहा ये पर्सोनिफिकेशन है, तो ये भी यहाँ भी वही बात है। The waves beside them danced, but they outdid the dancing waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो तीसरा स्टैंजा है ये। तो इसमें पोइट कह रहा है The waves beside them danced, but they outdid the dancing waves in glee. यानी कि वो जो डैफोडिल्स थे वो तो डांस कर ही रहे थे, लेकिन उनके अलावा वेव्स भी डांस कर रही थी, यानी जो लेक में लहरें उठ रही थी, वेव्स जो उठ रही थी वो भी डांस कर रही थी, वो भी झूम रही थी। बट दे और डिड द डांसिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन ये और डू कर रहे थे डांसिंग वेव्स को ग्ली में। ग्ली खुशी में, ग्ली मतलब खुशी, खुशी में डांसिंग वेव्स को ये और डू कर रहे थे, यानी कि लहरें उठ रही थी, वो भी डांस कर रही थी, वो भी झूम रही थी, लेकिन ये जो डैफोडिल्स का डांस था ये खुशी में वेव्स के डांस को आउटडू कर रहा था। आउटडू करना मतलब किसी को किसी काम में पीछे छोड़ देना, उसको कहा जाता है आउटडू करना। तो आउटडू समबडी मतलब आप मुकाबले में हो, किसी को पीछे छोड़ रहे हो, तो वो यानी कि मतलब आप उसको आउटडू कर रहे हो, किसी काम में किसी को पीछे छोड़ देना, उससे आगे निकल जाना, उसको कहा जाता है आउटडू करना। तो वेव्स भी डांस कर रही थी, लेकिन इनका डांस जो डैफोडिल्स का डांस था वो ज्यादा, उनसे ज्यादा मतलब झूमने वाला था, वो ज्यादा मस्त थे। अ पोइट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जॉकंड कंपनी। तो ऐसे हालात में जब ऐसी मस्ती हो, वेव्स झूम रही हैं लेकिन उनसे ज्यादा खुशी है इनको डैफोडिल्स को, वो भी झूम रहे हैं, तो ऐसे हालात में अ पोइट कुड नॉट बी बट गे, एक पोइट नहीं रह सकता है सिवाय के खुश होने के। बट गे से मतलब हैप्पी, तो सिवाय खुश होने के पोइट कुछ नहीं रह सकता, यानी वो खुश होना ही चाहिए। इन सच अ जॉकंड कंपनी, ऐसी जॉकंड कंपनी में, ऐसी खुशी वाली, ऐसे खुशी वाले साथ में, कंपनी से मतलब है इसका डैफोडिल की कंपनी, डैफोडिल्स के साथ है, या वेव्स है लेक की, वो भी इसके साथ हैं। तो ऐसी कंपनी, इसको ऐसी, इसने झूमने वाली ऐसे मस्ती वाली जो कंपनी है, इसका साथ जो है, इस ऐसे में पोइट नहीं रह सकता है खुश होने में के बिना। ऐसी खुशी वाली कंपनी में जॉकंड, गे, ग्ली, ये वर्ड्स आए हैं, तीनों एक ही सेंस में है। ग्ली से मतलब खुशी, गे से मतलब खुशी, जॉकंड से मतलब खुशी। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. कहता मैं घूरता गया, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. मैं घूरता गया, गेज होता टिकटिकी बांधते देखता रहना, I gazed and gazed, but little thought, मैं घूरता गया, मैं देखता रहा, लेकिन थोड़ा सा ही मैंने सोचा, little thought यानी मुश्किल से ही मैंने सोचा, what wealth the show to me had brought, के इस शो ने, इस नजारे ने, जो नजारा इसके सामने था डैफोडिल्स का, चित्र ने जहां तक नजर जाती थी डैफोडिल्स ही डैफोडिल थे, और वो झूम रहे थे हवा में, मस्त हो रहे थे। तो इस नजारे ने क्या दौलत लाई थी इसके लिए, वेल्थ कैसी इसको के लिए, किसके लिए लाई, कैसी लाई थी, इसके बारे में इसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस देखता रहा नजारे को, बस देखता रहा। गेज्ड एंड गेज्ड, तो रीइंफोर्स किया गया है, मतलब गेज्ड एंड गेज्ड में घूरता गया, तो रीइंफोर्समेंट है, एम्फसाइज करना किसी बात को। तो ये रेट्रिकल
मतलब अंदाज है, जब आप जोरदार बनाना चाहते हो तो ये भी रिपीट रेपिटेशन होती है, दोबारा उसी बात को बोलना। ये इसने डिवाइस यूज किया यहाँ। कहता मैं घूरता गया, लेकिन मैंने मुश्किल से ही सोचा कि इस शो ने, इस नज़ारे ने मेरे लिए क्या दौलत लाई थी। तो वेल्थ ज़ाहिर है मेटाफर के सेंस में है। एक्चुअल वेल्थ का मतलब तो दौलत होती है, लेकिन यहाँ वो दौलत उससे मुराद नहीं है, ये मेटाफोरिकल सेंस है। और वो तो जानते ही हैं आप मेटाफर किसको बोलते हैं। तो ये दौलत क्या है, क्या कौन सी दौलत इसको मिली, वो उनको देखते देखते ये पढ़ रहे हैं हम इस लास्ट वाले स्टैंजा में। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये है लास्ट स्टेंजा, और ये है सारा दौलत क्या मिली इसको उसके लिए। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood. तो कहता अक्सर फिर जब मैं अपनी चारपाई पे लेटा होता हूँ, कोच कोच मतलब बेड, चारपाई, जब मैं अपनी चारपाई पे लेटा रहता हूँ, अक्सर औकात, ऑफ्ट से मतलब है ऑफन, तो अक्सर औकात जब मैं अपनी चारपाई पे लेटा रहता हूँ, होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और मुझे मूड होता है खाली खालीपन का, वैकेंट मूड या पेंसिव मूड होता है मेरा, यानी मायूसी वाला मूड। पेंसिव मतलब मूड ऑफ सैडनेस। तो या मायूसी के मूड में होता हूँ, अपनी चारपाई पे लेटा होता हूँ, तो क्या होता, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो फिर वो फ्लैश कर जाते हैं उस अंदर वाली आंख पे। अंदर वाली आंख यानी इमेजिनेशन, इसका तस्वुर मेटाफोरिकली है। इनवर्ड आई, ये दिमाग से उसको सोचता है, उसको उसके दिमाग में तस्वुर आता है, दिमाग में ये बात आ जाती है, वही वो नज़ारा फ्लैश कर जाती है, यानी कि एक झलक आ जाती है इसको, उस उन डैफोडिल्स के झूमने का नज़ारा आ जाता है उसको। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये है तन्हाई की भलाई, तन्हाई का अच्छा होना। ब्लिस, कुछ इंसान के लिए कोई अच्छी चीज़ मिले, खैर व बरकत के लिए जो कुछ मिले उसको ब्लिस कहा जाता है। तो वो फ्लैश कर जाते हैं इसकी इनवर्ड आई पे, यानी कि एकदम उसको याद आ जाते हैं वो फूल, वो झूमते हुए फूल उस तन्हाई में। और वो तन्हाई होती है मायूसी वाली, पेंसिव मूड वाली, और पड़ा होता चारपाई पे, तो एकदम वो याद आते हैं। फिर क्या होता है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और कहता है फिर मेरा दिल भर जाता है प्लेजर के साथ। प्लेजर मतलब खुशी, मेरी खुशी से मेरा दिल भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और ये डांस शुरू करता है डैफोडिल्स के साथ। वही डांस डैफोडिल्स के साथ दोबारा वो झूम उठता है, इसको खुशी दोबारा वापस आती है। मतलब ऐसी दौलत है कि मायूसी में खुशी इसको दोबारा मिल जाती है। ये है वो दौलत जो इसको उस नज़ारे से मिल गई है। तो आपने देखा कि हर स्टैंजा के एंड पे आखिरी जो 2 लाइनें हैं उनकी आवाज़ें मैच होती हैं, यानी उनकी राइमिंग स्कीम मैच्ड है। ऐसी 2 लाइनें जो जिनकी आवाज़ें मैच होती हैं उनको कहा जाता है राइमिंग कपलेट्स। जैसे पहले स्टैंजा में है ट्रीज ब्रीज, दूसरे स्टैंजा में है ग्लांस डांस, तीसरे में है थॉट ब्रॉट, और चौथे में है फील्स डैफोडिल्स। मैं लाइनों को ही पढ़ता हूँ। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. दूसरे स्टैंजा में है दूसरे स्टैंजा में है 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तीसरे में है what I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. और लास्ट वाले स्टैंजा में है, जो लास्ट लाइनें 2 हैं, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं यही हैं राइमिंग कपलेट्स। राइमिंग कपलेट्स इस एम्प्लॉय की जाती, पोइट्स आमतौर से यूज किया करते हैं इन कपलेट्स को आखिरी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, या कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, या इन्फ्रेंस निकालने के लिए।
खाली 2 लाइनों से ही वो बात क्लियर हो जाती है। आमतौर से इसके लिए यूज किया जाता है इन लाइनों को। तो ये कहलाती हैं राइमिंग कपलेट्स। तो इस तरह से आपकी पोएम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगले पोएम के लिए ये अगले लेसन पर को पढ़ेंगे।